अब आपका यूनिट सेल है, अगर एक जो ये मेरे मान लीजिए मैंने इसे एक यूनिट सेल कहा है, ठीक है, एक मेरे इस यूनिट सेल को अगर मैं बार बार रिपीट करूंगी तो मेरा पूरा जालक यानी पूरा क्रिस्टल लैटिस तैयार हो जाएगा। यानी ये जो है वो इकाई यूनिट है, यानी कि एक ऐसी यूनिट है जिसको मैं बार बार रिपीट करूंगी। स्मॉलेस्ट पोर्शन ऑफ क्रिस्टल लैटिस विच व्हेन रिपीटेड इन डिफरेंट डायरेक्शन जनरेट्स द एंटायर लैटिस। इसको अगर अलग अलग दिशाओं में मैं दोबारा से इसकी पुनरावृत्ति करूं तो मुझे पूरा का पूरा लैटिस प्राप्त हो जाएगा। तो वो स्मॉलेस्ट यूनिट है ये किसी क्रिस्टल की वह सबसे छोटी इकाई जिसे अंतरिक्ष में बार बार दोहराने पर क्रिस्टल संरचना प्राप्त होती है। अब हमें इसके पैरामीटर्स देखने हैं। अगर मैं इसे एक यूनिट सेल कह रही हूँ तो इसमें क्या क्या पैरामीटर्स मुझे देखने को मिलते हैं। ये जो आपका A, B और C, ठीक है, ये क्या है इसके 3D, क्योंकि हम 3D स्ट्रक्चर देख रहे हैं यहाँ पर, तो ये इसके एक्सिस हैं, ये इसकी एक्सियल डिस्टेंस हो जाएगी A, ठीक है, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस पे देखते हैं ना हम, उसी तरीके से है। अगर मैं एक्स एक्सिस पे ले रही हूँ A, वाई एक्सिस पे ले रही हूँ B और जेड एक्सिस पे ले रही हूँ C, ये क्या है इसकी अक्षीय दूरी। और साथ ही साथ A और B के बीच में जो हमारा एंगल बन रहा है उसे गामा, B और C के बीच में जो बन रहा है अल्फा और A और C के बीच में जो बन रहा है उसे हम कहेंगे बीटा। ये हो गए मेरे आपके एक्सियल एंगल्स यानी अक्षीय कोण। तो ये 6 पैरामीटर्स होते हैं जिससे हम किसी भी यूनिट सेल को क्या करेंगे यहाँ पर डिफाइन करेंगे। अब ये किस तरीके से यूनिट सेल बनते हैं, किस तरीके से क्रिस्टल लैटिस जनरेट होता है, उसे देखने के लिए हम चलते हैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर। तो देखिए ये है आपका क्रिस्टल लैटिस, हमने इसकी बात करी, यानी कि आपका क्रिस्टलीय जालक। और ये जो यहाँ शेडेड पार्ट दिखा रखा है ये है यूनिट सेल, एक एक कोष्ठक। और ये जो एक एक कोष्ठक है इसी को अगर आप रिपीट करते हैं, ठीक है, यहाँ देखिए पीछे को रिपीट किया है, साइड में भी रिपीट किया है, आगे को भी रिपीट होता है, तो ये पूरा रिपीट करके ये रिपीटिंग यूनिट जो है हर तरफ जो 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर बनता है वो क्रिस्टल लैटिस बनता है इसके रिपीट होने से। अच्छा, यहाँ पर जो आपको ये पॉइंट्स दिखाई दे रहे हैं, ठीक है, जो कण आपको दिखाई दे रहे हैं यहाँ इसके कोनों पे रखे हुए, तो ये आपके क्या कहलाते हैं, ये लैटिस पॉइंट्स कहलाते हैं, यानी कि जालक बिंदु कहलाते हैं। ये आपके एटम्स हो सकते हैं, आयंस हो सकते हैं, ठीक है, ये है आपके लैटिस पॉइंट्स। तो यहाँ कणों को हम लैटिस पॉइंट्स कहते हैं। चलिए अब देखते हैं कितने टाइप के यूनिट सेल्स होते हैं। तो देखिए यहाँ सबसे पहला है आपका सिंपल क्यूबिक, ठीक है, सरल घनीय। तो ये जो सरल घनीय यूनिट सेल है आपका, इसमें क्या आपको देखने को मिलेगा कि ये जो क्यूब है, ये जो घन बना हुआ है, इसके कोनों पर, कॉर्नर्स पर आपको एक एक पार्टिकल रखा हुआ दिखाई देगा, ठीक है, कॉर्नर्स पर एक एक पार्टिकल यहाँ पे रखा हुआ है। अगर आप फिर सेकंड वाला देखेंगे तो यह बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, जिसे आप BCC कहते हैं, यानी अंतः केंद्रित, ठीक है। अंतः केंद्रित में क्या है, यहाँ पर कॉर्नर्स पर तो कण रखा ही है, ठीक है, ये जो आपका घन है इसके कॉर्नर्स पर तो है, इसके साथ साथ सेंटर में भी, इसके बिल्कुल बीचों बीच भी एक पार्टिकल, एक लैटिस पॉइंट हमको देखने को मिलेगा। इसके अलावा तीसरा है आपका फेस सेंटर। फेस सेंटर यानी कि फलक केंद्रित। फलक केंद्रित में क्या है, यहां पर आपको कॉर्नर्स पे तो मिलेंगे ही, और इसके साथ एडिशन पर जो आपको 6 फेसेस देखने को मिल रहे हैं, ठीक है, क्यूब के 6 फेसेस होते हैं, ये ऊपर और नीचे वाला फेस है, फिर यहाँ साइडों में फेस है, फिर ये आगे और पीछे की तरफ फेस है। तो 6 जो इसके फेसेस हैं, वहां फेसेस में भी आपको एक एक लैटिस पॉइंट देखने को मिल रहा है। तो ये है फेस सेंटर। इसके अलावा एक और होता है एंड सेंटर्ड। एंड सेंटर्ड में देखिए क्या होता है, एंड सेंटर्ड मैं यहाँ पे ऐसे ही बना देती हूँ। एंड सेंटर्ड जो है, तो जो क्यूब यहाँ पर देखने को मिलता है, यहाँ पर कॉर्नर्स पर तो होगा ही, साथ ही साथ जो 2 एंड्स हैं, ठीक है, 2 एंड यानी कि एक यहाँ और एक यहाँ भी आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। बेस सेंटर भी कहते हैं इसे, एंड सेंटर भी कहते हैं इसको। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं कि डायमेंशंस के बेसिस पर, यानी ये जो आपका क्यूब्स की साइड है, ठीक है, आपका जो यूनिट सेल हम देख रहे हैं उस पर जो साइड्स हैं और जो एज लेंथ है, ठीक है, इसकी जो साइड की लेंथ है और जो एंगल इनके बीच में बन रहा है, उसके बेसिस पर ये कितने तरीके के हो सकते हैं। तो देखिए हमें पहला देखने को मिलता है, पहला है आपका क्यूबिक, ठीक है। क्यूबिक में देखिए चीजें आपको क्या क्या ध्यान रखनी है, जो एज लेंथ है यानी कि ये जो साइड्स हैं और जो इनके बीच में एंगल बन रहा है, आपको जो अल्फा बीटा गामा की हमने बात की थी, जो सेल पैरामीटर, ठीक है, यूनिट सेल पैरामीटर जो होते हैं उनके बारे में हमने बात करी थी, अल्फा बीटा गामा एंगल्स कैसे। तो देखिए पहला जो आपका क्यूबिक है, इसमें आपके सारे साइज इक्वल होते हैं, यानी A = B = C, सारे साइज बराबर है, लेंथ ब्रेथ हाइट की अगर आप बात करेंगे सब इक्वल है, और अल्फा बीटा गामा तीनों ही 90 डिग्री पर, ठीक है। तो एक बिल्कुल रेगुलर क्यूब जैसे होता है, एक घन होता है, उसी की तरह इसकी संरचना है, तो इसे आप क्यूबिक कहेंगे यानी घनी। फिर दूसरा होता है आपका रोम्बोहेड्रल। अब रोम्बोहेड्रल में देखिए साइड्स तो सारी इक्वल हैं, लेकिन आपका एंगल जो है अल्फा बीटा गामा नॉट इक्वल टू 90 डिग्री,
ठीक है, 90 डिग्री के इक्वल नहीं है रोम्बोहेड्रल में। रोम्बोहेड्रल को हिंदी में आप कहते हैं त्रिसमन्ताक्ष, ट्राइगोनल भी कहते हैं इसको, त्रिसमन्ताक्ष इसे बोलते हैं हिंदी में। नेक्स्ट आता है आपका हेक्सागोनल, हिंदी में कहते हैं षटकोणीय। यहाँ पर A इक्वल टू B है, तो दो साइड्स यहाँ पे इक्वल है, लेकिन तीसरी साइड यहाँ पे इक्वल नहीं है दोनों साइड्स के। और अल्फा और बीटा की बात करेंगे तो वो 90 डिग्री इक्वल है, लेकिन गामा जो है वो 120 डिग्री है। अच्छा, साथ में एग्जाम्पल्स भी करते हुए चलते हैं इनके। जो क्यूबिक क्रिस्टल सिस्टम है आपका, क्रिस्टल समूह, ये आपको देखने को मिलता है NaCl में, जिंक ब्लेंड में, कॉपर में। रोम्बोहेड्रल या ट्राइगोनल की अगर आप बात करेंगे तो ये मिलता है कैल्साइट में, CaCl3, HgS, सिनाबार में। फिर हेक्सागोनल की अगर बात करेंगे तो ये आपको ग्रेफाइट में देखने को मिलता है, ग्रेफाइट में। और साथ ही साथ आपको ZnO, जिंक ऑक्साइड और CdS में भी देखने को मिलेगा, कैडमियम सल्फाइड। फिर आता है आपका टेट्रागोनल। टेट्रागोनल को आप हिंदी में कहते हैं द्विसमलंबाक्ष। आप इसमें देखेंगे सेम चीज है, A इज इक्वल टू B बट इज नॉट इक्वल टू C, यानी कि आपके दो साइड इक्वल देखने को मिलेंगे, तीसरी साइड अनइक्वल है। और यहाँ पर जो एंगल है वो क्या है, अल्फा बीटा गामा तीनों 90 डिग्री इक्वल है, ठीक है। तो इनमें डिफरेंस यही है, पहला साइड्स की तो चीज सेम आ रही है, लेकिन एंगल्स में आप देखेंगे तो अल्फा बीटा या 90 डिग्री देते थे, गामा या 120 था, लेकिन यहाँ पर क्या है, तीनों एंगल्स इक्वल है। फिर आप बात करेंगे ऑर्थोरोम्बिक की, तो ऑर्थोरोम्बिक जो है आपका हिंदी में उसे कहते हैं विषम लंबाक्ष, ठीक है, विषम लंबाक्ष कहते हैं इसे। A इज नॉट इक्वल टू B इज नॉट इक्वल टू C, तीनों में से कोई भी साइड जो है वो इक्वल नहीं है, सारे साइड्स की लेंथ जो है वो अलग है। और एंगल्स की बात करें तो एंगल्स हमें यहाँ लेकिन सारे तीनों के तीनों 90 डिग्री देखने को मिलेंगे। अच्छा, एग्जांपल्स की बात कर लेते हैं। तो टेट्रागोनल में आपको देखने को मिलेगा व्हाइट टिन, TiO2, कैल्शियम सल्फेट, CaSO4 के अलावा आपको मिलेगा SnO2। और ऑर्थोरोम्बिक की अगर आप बात करेंगे तो ऑर्थोरोम्बिक में आपको देखने को मिलेगा रोम्बिक सल्फर, ठीक है, रोम्बिक सल्फर की बात करेंगे। फिर यहाँ पे KNO3, पोटेशियम नाइट्रेट, BaSO4, बेरियम सल्फेट, ठीक है, ये ऑर्थोरोम्बिक में आ जाएंगे। मोनोक्लिनिक देखते हैं। मोनोक्लिनिक को हिंदी में कहा जाता है एकंताक्ष, ठीक है, एकंताक्ष। और इसमें तीनों में से कोई भी साइड एक दूसरे के इक्वल नहीं होती, यानी A इज नॉट इक्वल टू B इज नॉट इक्वल टू C। लेकिन एंगल्स देखेंगे तो अल्फा एंड गामा तो यहाँ पे 90 डिग्री है, लेकिन बीटा जो है वो क्या है, वो है आपका 90 डिग्री से अलग कुछ, ठीक है। यानी अल्फा और गामा आपके 90 डिग्री होंगे, लेकिन बीटा इज नॉट इक्वल टू 90 डिग्री, वो 90 डिग्री के बराबर नहीं होता। फिर लास्ट आता है आपका ट्राइक्लिनिक। ट्राइक्लिनिक की अगर आप बात करेंगे तो इसे हिंदी में कहते हैं त्रिनताक्ष, त्रिनताक्ष। और इसमें भी आप देखेंगे तीनों में से कोई भी साइड बराबर नहीं होती, साथ ही साथ एंगल भी इसमें कोई भी इक्वल नहीं होता, ठीक है, इक्वल नहीं होता किसके, 90 डिग्री के बराबर नहीं होता। इस तरह की इसकी संरचना होती है। एग्जाम्पल्स देखेंगे तो मोनोक्लिनिक पे आपको एग्जाम्पल्स देखने को मिलेंगे, मोनोक्लिनिक सल्फर और सोडियम सल्फेट डेकाहाइड्रेट, ठीक है, Na2SO4.10H2। और ट्राइक्लिनिक में अगर आप एग्जाम्पल देखेंगे तो ट्राइक्लिनिक में आपको मिलेगा K2Cr2O7, पोटेशियम डाइक्रोमेट, CuSO4, कॉपर सल्फेट, .5H2O और H3BO3, ठीक है। एनसीईआरटी से लिए गए एग्जांपल्स हैं आपके। अब हमने जो यूनिट सेल्स पढ़े थे, ठीक है, सिंपल क्यूबिक, BCC, FCC, और हमने ये जो क्रिस्टल सिस्टम्स पढ़े, ठीक है, आपके क्रिस्टल समूह पढ़े हैं, आपको इन क्रिस्टल समूहों के भी वेरिएशंस देखने को मिलते हैं। जैसे कि अगर आप क्यूबिक में देखेंगे तो प्रिमिटिव भी मिल जाएगा, इसमें बॉडी सेंटर्ड भी मिल जाएगा, इसमें आपको FCC यानी फेस सेंटर्ड भी मिल जाएगा। ऐसे टेट्रागोनल की बात करेंगे तो टेट्रागोनल में आपको प्रिमिटिव मिलेगा और बॉडी सेंटर्ड मिलेगा। तो ये सारे वेरिएशंस टोटल मिलाकर जो कॉम्बिनेशंस बनते हैं हमें मिलते हैं 14 ब्रेविस लैटिसेस, ठीक है, जिनकी बात हमने करी थी। 14 ब्रेविस लैटिसेस मिलते हैं। चलिए एक बार उनको भी देख लेते हैं। ये देखिए, तो देखिए आप जब सिंपल क्यूबिक लैटिस की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर आपको प्रिमिटिव देखने को मिल रहा है, ये बॉडी सेंटर्ड हो गया, ये फेस सेंटर्ड हो गया। फिर नेक्स्ट देखिए टेट्रागोनल लैटिसेस की बात कर रहे हैं तो इसमें प्रिमिटिव हो गया, बॉडी सेंटर्ड हो गया। फिर देखिए ऑर्थोरोम्बिक की बात कर रहे हैं तो यहाँ प्रिमिटिव हो गया और एंड सेंटर्ड हो गया। देखिए एंड सेंटर्ड इस तरीके का होता है, जैसे मैंने बताया था, जैसे बेस सेंटर्ड भी कहते हैं। या एंड्स पर भी आपको क्या देखने को मिलेगा, एक एक कड़ या एक एक लैटिस पॉइंट देखने को मिलेगा। इसके अलावा ये आपका बॉडी सेंटर्ड हो गया, फेस सेंटर्ड, यानी चारों वेरिएशंस हमें यहाँ पर ऑर्थोरोम्बिक में देखने को मिलती हैं। फिर अगर बात करेंगे मोनोक्लिनिक की, तो मोनोक्लिनिक में आपको क्या क्या देखने को मिलते हैं, एक तो प्रिमिटिव और दूसरी एंड सेंटर, ठीक है। और इसके बाद आपकी हेक्सागोनल लैटिस में आपको ये देखने को मिल रही है, सिंपल क्यूबिक है। फिर रोम्बोहेड्रल में आपको क्या देखने को मिल रही है, ऑल साइड्स इक्वल।
ये भी सिंपल क्यूबिक है, और ट्राइक्लिनिक में आपको क्या देखने को मिल रही है, ये भी सिंपल क्यूबिक। तो टोटल अगर आप काउंट करेंगे 14 ब्रेवियस लैटिसेस हैं मिलाकर। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं एटॉमिक कॉन्ट्रीब्यूशन। देखिए ध्यान में रखना है कि कॉर्नर पर जो एटम होता है, ठीक है, वो एक घन में अपना कितना कॉन्ट्रीब्यूशन देता है, 1/8। ठीक है, 1/8 क्यों दे रहा है, क्योंकि देखिए आप क्रिस्टल लैटिस को देखेंगे, ये जो हमने शुरुआत में देखा था। अगर मैं किसकी बात करूं, यहाँ पे जो ये वाले क्यूब की बात कर रही हूं, अगर इस वाले पॉइंट को देख लो, चलो इस पॉइंट को देख लो, क्यूब्स के साथ कनेक्ट हो रहा है। ये देखो एक ये बन रहा है क्यूब, ठीक है, एक ये वाला हो गया, 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 ये तो हमें दिख रहे हैं। इसके ऊपर भी तो होंगे, तो टोटल कितने, 8 क्यूब्स के कॉन्टैक्ट में ये है। ठीक है, एक लैटिस पॉइंट की बात करें, एक लैटिस पॉइंट 8 क्यूब्स के कॉन्टैक्ट में आ रहा है। ठीक है, तो यानी इसका जो कॉन्ट्रीब्यूशन एक घन की तरफ होगा वो कितना है, वो 1/8 होता है। ठीक है, तो ये ध्यान में रखना है। अगर कॉर्नर पर होता है, कोने में, ठीक है, कोने में जब होता है लैटिस पॉइंट तो या फिर कोई एटम, तो वो अपना 1/8 कॉन्ट्रीब्यूशन एक घन में देता है। फिर अगर अंतः केंद्रित है यानी बीच में बॉडी सेंटर्ड है, तो ये तो कंप्लीटली उसी क्यूब को बिलोंग कर रहा है, तो इसका पूरा कॉन्ट्रीब्यूशन इसी में होता है, तो इसे हम पूरा 1 लेते हैं। और अगर फेस सेंटर्ड की बात करें तो फेस सेंटर्ड कितना होता है, 1/2। ठीक है, हाफ कॉन्ट्रीब्यूशन दे रहा है। अगर मान लो यहाँ पे होता लगा हुआ, जैसे यहाँ पर देख लो, यहाँ लगा हुआ है ना ये वाला, इसके ऊपर भी एक क्यूब आ जाएगा, तो हाफ कॉन्ट्रीब्यूशन इस क्यूब के लिए, हाफ कॉन्ट्रीब्यूशन उस ऊपर वाले क्यूब के लिए होगा। तो फेस पे अगर होगा, ठीक है, फेस एफसीसी में जो है, जो फेस पे एटम प्रेजेंट है वो अपना हाफ कॉन्ट्रीब्यूशन देता है, और जो बॉडी पे प्रेजेंट है वो अपना कंप्लीट जो है वो उसी क्यूबिक सेल को बिलोंग करेंगे। तो इस हिसाब से अगर हम देखें तो आपके सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में कितने एटम्स हैं, ठीक है, कितने एटम से मिलकर बना है। अब यहाँ पर 8 देखो, आप काउंट कर लो कितने यहाँ पर आपको लैटिस पॉइंट दिख रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल 8 दिख रहे हैं। और एक का कितना कॉन्ट्रीब्यूशन, 1/8, तो कर लो इसे, 8 × 1/8, टोटल कितना आ गया, 1। तो अगर आपसे पूछ ले तो एससीसी यानी कि आपके सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में कितने एटम्स होते हैं, तो 1 एटम होता है। अब अगर आप देखेंगे बीसीसी में, ठीक है, बीसीसी की बात करते हैं, तो बीसीसी में कॉर्नर्स पे तो हमें मिल ही चुका है, एक आपका एटम आता है कॉर्नर्स पे मिलाकर, और बॉडी पे बीच में बीचों बीच जो है अंतः केंद्रित या काय केंद्रित भी कई जगह आपको लिखा मिल जाएगा, तो टोटल एक पूरा कंट्रीब्यूशन दे रहा है, तो 1 + 1 कितना हो जाएगा, 2 एटम्स। अब अगर एफसीसी की बात करेंगे तो एफसीसी में क्या होगा, यहां पर देखो 6 फेसेस पर है और 8 आपके कॉर्नर पे, कॉर्नर वाले का तो हम जानते हैं कंट्रीब्यूशन कितना होता है, 1। 6 फेसेस पर है, 6 × फेसेस पे कितना कंट्रीब्यूशन होता है, हाफ, कितना हुआ, 1 + 3 4, तो टोटल 4 एटम्स हैं आपके एक एफसीसी में। ठीक है, यहाँ पे देख लो आप, अच्छे से दिखा भी रखा है ये, और यहाँ पे भी आपको अच्छे से दिखाई दे रहा है, बॉडी सेंटर पे दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पर तो आपका 1/8, लेकिन बीच वाला जो है कंप्लीट है, तो ये पूरी कैलकुलेशन है। इसके अलावा एक इन्होंने एंड सेंटर पे भी निकाल रखा है। एंड सेंटर पे क्या होगा, केवल ऊपर और नीचे के 2 एंड्स पे होता है, तो हम किस तरीके से करेंगे, देखो कॉर्नर की कंट्रीब्यूशन की तो कैलकुलेशन ऐसी ही होगी, लेकिन एंड 2 ही एंड्स पे है, तो 2 × हाफ करेंगे, तो ये टोटल कितने आ जाएंगे, 2 एटम्स आ जाएंगे। अब नेक्स्ट बात करते हैं परमाणुओं के निविड़ संकुलन के प्रकार। ठीक है, तो निविड़ संकुलन क्या हुआ, यानी ये जो आप जिन परमाणुओं या अणुओं से मिलकर आपका जो जालक बना हुआ है वो किस तरीके से पैक्ड है एक दूसरे के साथ, किस तरीके से उनका संकुलन है। तो निविड़ संकुलन की बात करते हैं तो उसमें सबसे पहले आप देखेंगे 1D में, 1D यानी 1 डायमेंशनल यानी एक विमे। अगर एक विमे में देखेंगे तो आपको इस तरीके से नजर आएगा, हमने क्या किया, सीधे एक लाइन में बस खाली एटम्स लगे हुए। अब कोऑर्डिनेशन नंबर यहाँ 2 कैसे आ रहा है, कोऑर्डिनेशन नंबर का मतलब क्या होता है, उप सह संयोजी संख्या। ठीक है, उप सह संयोजी संख्या जो है आपकी वो यहाँ पर 2 आ रही है, समन्वय संख्या कह लो। वो कैसे आ रही है, अगर आप इस एटम की बात कर रहे हो तो ये कितने एटम को टच कर रहा है, इस एटम को टच कर रहा है, इस एटम को टच कर रहा है, तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हो गया, 2। कोऑर्डिनेशन नंबर का मतलब है कि एक एटम एक टाइम पे कितने एटम्स के कांटेक्ट में है या कितने एटम्स को छू रहा है या टच कर रहा है, तो वही उसका कोऑर्डिनेशन नंबर हो जाता है। तो जब हम 1 डायमेंशन की बात कर रहे हैं तो यहाँ कोऑर्डिनेशन नंबर हमें क्या मिल रहा है, 2। अब बात करते हैं 2D की, ठीक है, 2 डायमेंशनल की, यानी आपका द्विविमेय। ठीक है, द्विविमेय में देखिए आपको 2 तरह की यहाँ पर पैकिंग देखने को मिल सकती है। यह आपकी स्क्वायर क्लोज पैकिंग। स्क्वायर क्लोज पैकिंग में क्या हो रहा है, देखो यहाँ पर आपने एटम्स लगाए और आपने नेक्स्ट लाइन में जो एटम है ठीक एक एटम के नीचे ही दूसरा एटम लगाया है।
ठीक है, इस तरीके से। ठीक है, एक एटम के नीचे आपने दूसरा एटम लगा दिया, तो इस तरीके से आपका क्या बन रहा है, ये स्ट्रक्चर बन रहा है। तो आप ये देखोगे कि एक टाइम पे अगर मैं इस एटम की बात करूं, इस एटम की बात करूं, तो ये कितने एटम्स के कांटेक्ट में है, ये एक टाइम पे 4 एटम्स के कांटेक्ट में। ठीक है, कोऑर्डिनेशन नंबर यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे 4 आ जाता है, स्क्वायर क्लोज पैकिंग है यहाँ पे। इसके अलावा अगर आप दूसरा देखोगे तो ये क्या है आपका हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। ठीक है, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग क्यों है यहाँ पर देखिए क्या किया है, एबी टाइप है, एबी टाइप। ये वाला क्या था, ए टाइप। ठीक है, क्योंकि एक आपने लगाया एटम और उसी के नीचे आपने ठीक उसी के नीचे दूसरा लगा दिया, वर्ग निविड संकुलन। लेकिन यहां पर आपने क्या किया है, यहां पर आपने पहले एक लाइन लगाई, उसके बाद जो 2 एटम्स के बीच का जो गैप था उस पर आपने जो है नेक्स्ट वाले एटम को बिठाया है। तो यहाँ पर ठीक इसके नीचे नहीं आ रहा है, यहाँ पर अरेंजमेंट क्या है, थोड़ा सा खिसक गया है। यहाँ 2 एटम्स के बीच में जो गैप जैसा बन रहा था उस कैविटी के अंदर आपने यहाँ पे इसे डाल दिया। फिर आप थर्ड वाला जो करोगे, थर्ड वाला क्या करोगे, आप इस वाले 2 एटम्स के बीच के गैप्स में रखोगे। तो ये क्या बन रहा है, बी ए टाइप। आपकी ये वाली जो लेयर है ये इस लेयर को मैच कर रही है। ठीक है, तो यहां पर अगर आप एक एटम की बात करो तो कितने एटम्स के कांटेक्ट में है, यहाँ पर आपका ये 6 एटम्स के कांटेक्ट में आ रहा है। ठीक है, या 6 पार्टिकल्स या जो भी कण हैं आपके उनके कांटेक्ट में आ रहा है। तो ये कैसी है, HCP, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग, षटकोणीय निविड संकुलन। अब बात करते हैं 3D की। ठीक है, 3 डायमेंशन में यानी त्रिमिमीय निविड संकुलन, इसमें आपको 3 टाइप की व्यवस्थाएं देखने को मिल सकती है। ठीक है, देखिए आपको यहां पर कैसा दिख रहा है, आपको सेम वही चीज है। हमने जो वर्ग निविड संकुलन में देखा था, आपने एक एटम की लेयर लगाई, ठीक उसी के नीचे दूसरे एटम की लेयर लगाई, और ऐसे ही आप पीछे की तरफ कर रहे हो। 3 डायमेंशन में कर दिया ना अब आपने इसको। ठीक है, एक्स वाई जेड तीनों एक्सेस में अब आप क्या कर रहे हो, लैटिस को देख रहे हो। तो अब यहाँ पीछे भी आपने ठीक एक एटम के पीछे आपने एक दूसरे एटम की लेयर लगा दी। ठीक है, तो ये इस तरीके का जब बनेगा तो ये कैसा बन रहा है, ये देखिए यहाँ पे दिखाई दे रहा है, क्यूबिक स्ट्रक्चर बन रहा है। तो ये कैसी है, 3 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग है। तो इसे बोलते हैं CCP, क्यूबिक क्लोज पैकिंग यानी घनीय निविड संकुलन। नेक्स्ट आती है आपकी हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। और हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग में देखो क्या होता है, पहले आपने क्या किया, आपने ए वाले लेयर में क्या किया है, हमने यहाँ एक एटम बीच में रखा है और 6 एटम जो है उसके चारों तरफ लगाए। इसके बाद आपने क्या किया है, 3 एटम्स की एक और लेयर बनाई और उसको इनके अंदर लगाया, ऐसे ही नीचे से। ठीक है, तो यहां पर क्या है, ये वाली लेयर इसके साथ मैच कर रही है, ये वाली लेयर इसके साथ मैच कर रही है। एबी टाइप की ये पैकिंग है। तो ये कैसी है, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग, HCP। और तीसरा आता है यहां पर ABC टाइप। ठीक है, अब ABC टाइप कैसे है, यहां पर देखो पहले क्या किया है, यहां पर ए लेयर कैसे बनाई है, यहां पर पहले एक एटम है उसको उसके आसपास जो है 6 एटम लगाए। अब ऊपर से क्या किया है इन्होंने, ऊपर से यहां पर यहां देख लो। ठीक है, अब ऊपर से इन्होंने इसके ऊपर 3 एटम्स लगाए। अब बाकी के जो ऊपर तीसरी लेयर है वो 3 एटम ठीक इसके ऊपर नहीं लगाए, वो कैसे लगाए हैं, पहले देखो पहले इस तरीके से बन रहा है, नीचे 2 है और यहाँ है, और यहाँ पर देखो पीछे की साइड 2 है और यहाँ पर आगे की तरफ 1 है। तो तीसरी लेयर जो है ये बीच से मैच नहीं कर रही है, तो एकदम अलग है। फिर चौथी लेयर जो आएगी वो आपकी फर्स्ट वाली से मैच कर रही है। तो ABC टाइप की पैकिंग है। ठीक है, इस तरीके से आप देख सकते हो, ABC टाइप की पैकिंग है। ये आपको जो एक दिखाई दे रहा है ना, इसके पीछे दरअसल 2 एटम और है। अब बात करते हैं वॉइड्स की। वॉइड्स या होल्स, इंटरस्टिशियल साइट्स, अंतरकाशीय रिक्ति या फिर वॉइड कहते हैं छिद्र। ठीक है, इंटरस्टिशियल साइट या फिर वॉइड कहते हैं। ठीक है, अंतराकाशीय रिक्ति या फिर वॉइड। अब ये कैसे मिलके बनता है, देखिए जब हम यहां पर देख रहे हैं कि हमने ये 3 बॉल्स जो हैं जैसे मान लीजिए इसके ऊपर रखी हैं, तो ऐसा तो है नहीं कि ये कंप्लीटली इसको पूरा कवर कर लेंगे। ऑब्वियसली स्फेयर्स हैं ये, ठीक है, ये गोले हैं, तो इनके बीच में कुछ स्पेस बचेगी, खाली जगह बचेगी, तो उन्हीं को कहा जाता है रिक्तियां। अब ये इंटरस्टिशियल साइट्स या खाली जगह जो बची हुई है, वॉइड्स जो है, छिद्र, ये आपके 2 टाइप के होते हैं। एक तो होते हैं आपके टेट्राहेड्रल होल या टेट्राहेड्रल वॉइड्स, जिन्हें आप कहते हैं हिंदी में चतुष्फलकीय रिक्ति, और दूसरे होते हैं आपके ऑक्टाहेड्रल होल या ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स, जिसे आप कहते हैं अष्टफलकीय रिक्ति। अब चतुष्फलकीय रिक्ति कैसे बनती है, 4 एटम से मिलकर जो बीच में जगह बन रही है। ठीक है, ये आपने 3 एटम एक साथ लगाया, इसके ऊपर से आपने इस बीच में जो गैप बन रहा है उसमें एक और एटम रख दिया, तो इन चारों, इस तरफ से देखोगे ना, जब इस तरफ से देखोगे तो एक होल जैसा दिखाई देगा, बीच में खाली जगह दिखाई देगी, वो क्या होगी, वो टेट्राहेड्रल वॉइड होगा, यानी कि चतुष्फलकीय रिक्ति होगी। और ऑक्टाहेड्रल वॉइड कब बनता है, ऑक्टाहेड्रल वॉइड बनता है आपका जब
6 एटम्स के बीच में जो मिलकर जगह बन रही है, ठीक है। यहां ध्यान रखना है 4 एटम्स के बीच में जो जगह बन रही है, यहाँ 6 एटम्स के बीच में। पहले क्या किया, पहले आपने यहाँ इस तरीके से रखी है बॉल, फिर उसके ऊपर आपने इनको अरेंज कर दिया है, उसके ऊपर रख दिया है आपने, ठीक है। एक बॉल इस तरफ रखी है, 2 बॉल यहां रखी है, ये तो इनके बीच में जो जगह बन रही है वो कैसी है, वो अष्टफलकीय दिखती है, ऑक्टाहेड्रल वॉइड। अच्छा, किसी भी क्रिस्टल लैटिस में हमसे अगर पूछा जाए, ठीक है, अगर यूनिट सेल के बीच अगर पूछ लिया जाए हमसे कि कितने उसमें टेट्राहेड्रल वॉइड्स हैं और कितने उसमें ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स हैं, तो देखिए आप कैसे पता लगाएंगे। जितने नंबर ऑफ एटम्स होते हैं, ठीक है, जितने भी कण हैं उसमें, जितने पार्टिकल्स हैं, जितने नंबर ऑफ एटम्स होते हैं उतने तो उसमें ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स होते हैं, ठीक है, और उसका डबल उसमें टेट्राहेड्रल वॉइड्स होते हैं। यानी 2 से इंटू कर दोगे नंबर ऑफ एटम्स को तो आपको टेट्राहेड्रल वॉइड्स मिल जाएंगे, और जितने एटम्स होंगे उतने उसमें ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स होंगे। इसे ध्यान में रखना है। इसके बेसिस पे न्यूमेरिकल देखते हैं, ये मैंने एनसीईआरटी के एग्जांपल लिए हैं, चलिए देखते हैं। पहला है आपका अ कंपाउंड इज फॉर्म्ड बाय 2 एलिमेंट्स x एंड y, ठीक है, x और y से मिलकर बना हुआ है एक यौगिक। एटम्स ऑफ द एलिमेंट y एज एनाइंस, ठीक है, y क्या है, एनाइंस है, ऋणायन है, ये CCP स्ट्रक्चर बना रही है, ठीक है, क्यूबिक क्लोज पैकिंग। एंड दोज ऑफ द एलिमेंट x एज केटाइंस, ठीक है, x जो है वो क्या है, धनायन है, ये ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स ऑक्यूपाई कर रहे हैं, ठीक है। तो जो ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स बन रहे हैं उनमें कौन है, उनमें x है। व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड, तो कंपाउंड का फॉर्मूला क्या है, तो देखो क्यूबिक क्लोज पैकिंग लैटिस है जो किसने बनाया है, y ने बनाया है, और हमें पता है कि जितने नंबर ऑफ एटम्स होते हैं उतने ही नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स होते हैं। तो यहां पर अगर हमसे कह रहा है कि y जो है CCP लैटिस बना रहा है और जो नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स उसमें बन रहे हैं उसमें कौन उपस्थित है, उसमें x प्रेजेंट है, ठीक है। तो हमें पता है जब y एटम्स है तो उसमें इतने ही क्या होंगे, आपके ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स होंगे, और उतने ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स में ही क्या प्रेजेंट है, y x प्रेजेंट है। तो देखा जाए तो इनका रेशो अगर आप देखेंगे तो कितना आएगा, 1:1। जितने y एटम्स है उतने ही ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स होंगे, और सब में x प्रेजेंट है तो उतने ही x एटम्स होंगे। तो 1:1 आ रहा है, तो इसीलिए कंपाउंड का फॉर्मूला क्या आ गया, XY। दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। एटम्स ऑफ एलिमेंट B, ठीक है, B एक एलिमेंट है जो HCP लैटिस फॉर्म कर रहा है, ठीक है, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग है आपकी, और इसमें जो एलिमेंट A है उसने 2/3 टेट्राहेड्रल वॉइड्स जो हैं वो ऑक्यूपाई कर रखे हैं, ठीक है। तो टेट्राहेड्रल वॉइड्स जो बन रहे हैं उसके 2/3, 2/3 जो है, 2/3 जो टेट्राहेड्रल वॉइड्स है उनमें कौन है, A है। तो फॉर्मूला क्या होगा कंपाउंड का, तो देखो सबसे पहले तो अच्छा यहाँ पर टेट्राहेड्रल वॉइड्स की बात हुई है, टेट्राहेड्रल वॉइड्स कितने हो जाएंगे, डबल हो जाएंगे। लेकिन उन डबल में से भी हमें क्या कहा गया है कि A ने कितने ऑक्यूपाई करे, सिर्फ 2/3, ठीक है, 2/3 जो है वो उसने ऑक्यूपाई करे हैं। तो मान लेते हैं कि नंबर ऑफ एटम B के कितने x है, तो टेट्राहेड्रल वॉइड 2x हो जाएंगे। ये B के A के कितने होंगे, 2/3 और 2x, ठीक है, क्योंकि 2/3 जो टेट्राहेड्रल वॉइड है वही ऑक्यूपाई किए हुए हैं, तो कितना हो गया, 4/3x हो गया। अब A और B का रेशो निकालना है, A रेशो B अगर आपको निकालना है कितना आ जाएगा, 4/3:1, ठीक है। एटम तो B का 1 ही लेंगे ना, हमने टेट्राहेड्रल वॉइड्स ढूंढने लिए। तो अब हमारा क्या आ जाएगा, यहाँ पर हम 3 से होल नंबर में लाने के लिए 3 से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें मिल जाएगा 4:3, यानी हमारा फॉर्मूला क्या आ गया, A4। नेक्स्ट बात करते हैं पैकिंग एफिशिएंसी की, जिसे हम कहते हैं संकुलन क्षमता। तो संकुलन क्षमता यानी पैकिंग एफिशिएंसी, कितनी अच्छी तरीके से एटम ने स्पेस को, जो जगह है उसे ऑक्यूपाई कर रखा है, ठीक है, मतलब कितनी कम उसमें खाली जगह बची है, कितनी अच्छी तरीके से एटम या किसी लैटिस पॉइंट ने उस क्रिस्टल लैटिस में जगह को घेर रखा है, वही होगी आपकी पैकिंग एफिशिएंसी। तो पैकिंग एफिशिएंसी आपकी अलग अलग क्रिस्टल्स जो यूनिट सेल सिस्टम्स है उसमें इस तरीके से निकाली जाती है। ये 52 नहीं होगा, 52.4% होता है, ठीक है। अगर आप निकालना चाहते हैं तो इसके लिए आपको एज लेंथ, डायमीटर और रेडियस के बीच में रिलेशनशिप पता होना चाहिए। एज लेंथ यानी जो आपका, ठीक है, ये यूनिट सेल होता है इसकी लेंथ, ठीक है, ये एज लेंथ A, इससे रिप्रेजेंट करते हैं साइड, ठीक है, इसकी साइड। फिर डायमीटर कितनी होती है, डायमीटर को D से रिप्रेजेंट करेंगे, व्यास, और रेडियस होती है त्रिज्या, ठीक है, रेडियस होगी त्रिज्या, ठीक है। एटम की रेडियस और एटम के हम डायमीटर की बात कर रहे हैं, इनके बीच में रिलेशनशिप देखेंगे तो SCC में जो सिंपल क्यूबिक सेल होता है आपका यूनिट सेल, उसमें जो डायमीटर होती है वो साइड के ही बराबर होती है, ठीक है। तो डायमीटर जो है यानी कि वो साइड के बराबर है, यानी हम ये भी कह सकते हैं कि रेडियस जो है, क्योंकि रेडियस क्या होती है, डायमीटर का आधा होती है, तो एज लेंथ का आधा, ठीक है, साइड का आधा। अगर FCC की बात करेंगे तो यहाँ पर डायमीटर क्या होती है, A/√2,
और ऐसी रेडियस की बात करेंगे तो a बाय 2√2। और बीसीसी की बात करेंगे तो डायमीटर होती है √3/2 इंटू ए, या फिर रेडियस की बात करेंगे √3/4 इंटू ए। पैकिंग एफिशिएंसी का जो फॉर्मूला होता है वो होता है आपका n इंटू वॉल्यूम ऑफ स्फीयर अपॉन वॉल्यूम ऑफ क्यूब इंटू 100। n क्या है आपका नंबर ऑफ एटम, तो इस एससीसी में आपका एक ही एटम आता है, एफसीसी में आपका 4 एटम आते हैं, बीसीसी में आपके 2 एटम आते हैं, तो ये नंबर ऑफ एटम्स आएंगे। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर यानी कि गोले का आयतन, और वॉल्यूम ऑफ क्यूब यानी कि जो यूनिट सेल है आपका, जो घन है आपका, उसका आयतन इंटू 100, क्योंकि एफिशिएंसी निकाल रहे परसेंटेज में निकलती है तो इंटू 100 करेंगे। तो देखिए एससीसी में अगर आप निकाल रहे हैं तो एटम क्या आते हैं हमारे, एटम होते हैं 1। ए इज इक्वल टू कितना होता है साइड के लिए, अभी हमने रिलेशनशिप देखा 2r। फॉर्मूला लगाएंगे भाई, गोले का जो आपका आयतन होता है कितना होता है 4/3 इंटू पाई आर क्यूब, स्फीयर का वॉल्यूम, ठीक है, और अपॉन जो आपका घन यानी कि जो आपका क्यूब है, क्यूब का वॉल्यूम क्या होता है साइड का क्यूब, ठीक है, जो भी साइड होती है उसका क्यूब, तो यहाँ क्या आ जाएगा 2r का क्यूब, बस इंटू 100 कर देंगे। इसे सॉल्व करेंगे, आपका आर क्यूब तो वैसे ही कैंसिल हो जाना है, आपका आंसर निकल के आता है 52.4%। आप चाहें तो इसको ऐसे ही याद कर सकते हैं। एससीसी में पैकिंग एफिशिएंसी होती है 52.4%। बीसीसी की अगर आप बात करेंगे, नंबर ऑफ एटम्स है 2, साइड और रेडियस के बीच में जो आपकी रिलेशनशिप है वो इस तरीके से है। सेम आपको वही फॉर्मूला लगाना है, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, यहाँ 2 हमने इसलिए रखा है क्योंकि 2 एटम्स है, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर रखेंगे, फिर ये हमने क्यूब कर लिया है आपका, ठीक है, इसका क्यूब किया हमने, तो इसका क्यूब कर लिया है हमने, यहाँ पर सॉल्व करेंगे 68% आएगा। और एफसीसी में अगर आप देखेंगे तो ये 4 है, एज और आइसलैंड और आपके रेडियस के बीच में ये रिलेशनशिप है, फिर आप इसको सीधे फॉर्मूले में रखेंगे 74% आएगा। तो हाईएस्ट जो आपको पैकिंग एफिशिएंसी मिल रही है वो किसमें मिल रही है, एफसीसी में मिल रही है। नेक्स्ट एक देख लेते हैं डेंसिटी। डेंसिटी जो है आपका यानी कि घनत्व कितना है किसी भी यूनिट सेल में, वो कैसे निकाला जाता है, रो से रिप्रेजेंट करते हैं डेंसिटी को, इज इक्वल टू जेड इंटू एम अपॉन ए क्यूब इंटू एन ए, जहां पे जेड है आपके कणों की संख्या जो अलग अलग यूनिट सेल्स में कितनी होती है वो हम कई बार डिस्कस कर चुके हैं अब, फिर एम यानी परमाणु भार मॉलिक्यूलर मास, फिर डायटोमिक मास, और ए है आपका एज लेंथ, ठीक है, जो आपके घन की साइड है वो, और एन ए हो गया आपका एविगेट्रो नंबर, ठीक है, एविगेट्रो संख्या। तो ये थे अब तक के टॉपिक सॉलिड स्टेट से। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।